बाई तरफ सुमित, दाई तरफ अमित। नवीन नवीन हो जाए, नया नया कर रहे हैं। पार्टी में तो सब नवीन ही हो रहा है। मुझे लगता है भाजपा में नई चीज की शुरुआत हो गई है। बकायदा चुनाव हो, नाम निकल कर आता है। आपको क्या लगता है? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के लिए कहा गया कि भजनलाल शर्मा पर्ची वाले, क्या ये भी पर्ची वाले नितिन नवीन? जोर का झटका धीरे से दिया। बकायदा प्रेस रिलीज जारी हो गया था। सही सवाल पूछा है। बीजेपी बहुत लंबे समय से कवर कर रहा है। यूथ को देने में कांग्रेस को घबराहट क्यों होती है? अगर आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, आप क्या दे सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास नया शो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें बातचीत होगी बिना एडिट किए हुए। ना कुछ कटेगा ना कुछ छटेगा। और इस प्रोग्राम का नाम भी हमने दिया है रिपोर्टर्स अनकट। वे रिपोर्टर्स जो जमीन पे होते हैं और आपके लिए सच लेकर आते हैं, खबरों का सच, खबरों के पीछे का सच। ऐसे दो खास रिपोर्टर्स, दो बड़े चेहरे हमारे साथ हैं। मेरी बाईं तरफ हैं सुमित अवस्थी, आप इनको जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और अब टाइम्स नाउ नव भारत के साथ जुड़ गए हैं। और मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार, जो नेशनल एडिटर हैं टाइम्स नाउ नव भारत के। तो अमित, नवीन नवीन हो जाए, नया नया कर रहे हैं। पार्टी में तो सब नवीन ही हो रहा है भाई। नए साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है भाजपा में नई चीज की शुरुआत हो गई है। और नवीन नीति आने के बाद एक नए युग की भी आप कह सकते हैं कि शुरुआत है, नए जनरेशन की शुरुआत है। तो पार्टी के लिए और देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें एक नवीन जो चेहरा है वो नवीन नीति नवीन फैक्टर आ गया है। एकदम नवीन फैक्टर है। मुझे आजकल सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत चल रहा है, आप सबने सुना होगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, कि पर्ची वाली, ये भी क्या पर्ची वाले अध्यक्ष है? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के लिए कहा गया कि भजनलाल शर्मा पर्ची वाले, मोहन यादव पर्ची वाले, क्या ये भी पर्ची वाले नितिन नवीन? पर्ची निकालने का मौका नहीं मिला, बकायदा प्रेस रिलीज जारी हो गया था। सबसे बड़ी चीज की पर्चा था। वो संडे को बड़ा पर्चा निकल गया और किसी ने कल्पना नहीं की थी। पर्ची तो बांटी जाती है बीजेपी में, जब मुख्यमंत्री चुन रहे होते हैं वो पड़ोसी को मिलता है, जिससे अनाउंस कराना होता है, तो फिर दिखाया जाता है। आपको याद होगा वो जब भजनलाल शर्मा वाला वो वीडियो सब था। लेकिन इसमें तो बड़ी दिलचस्प था कि संडे का दिन था, किसी ने सोचा, सबको ये बाद में आ गया था कि भाई यूपी के अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। अब 14 तारीख के बाद जो होगा, संडे को लगभग सब लोग आराम ही कर रहे थे। और छुट्टी के दिन अगर 10-15 मिनट सो लो तो उसका जैसे मैं ही जब सोया था तो नितिन नवीन जो थे वो तो एक विधायक थे और मंत्री थे, सो के उठा तो देखा पर्ची में अध्यक्ष हो गए हैं। तो ये वो पर्ची क्या पर्चा था पूरा। लिटरली जब वो मैसेज आया तो मैं भी उस किस्से को शेयर करता हूँ। मुझे लगा कि ये डीप फेक है, एआई है। मैंने एक झटके में विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि बीजेपी के आधिकारिक जगह से आया था, मैंने फोन किया, फोन उन्होंने उठाया नहीं। मुझे तब भी भरोसा नहीं हुआ कि ये वाकई में नितिन नवीन हो सकते हैं। मैंने 3 बार 4 बार उसको देखा, हालांकि मैंने तुरंत देख लिया, 2-3-4 मिनट के बाद ही देख लिया था आने के बाद। लेकिन पहली बार लगा कि कोई डीप फेक का मामला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला, भरोसा नहीं हुआ। उस समय कोई सोचा भी नहीं था ना। ऐसा लगा सुबह होती है तो आदमी उसके लिए तैयार होता है। हम सबके मुंह पे तमाचा था। पिछले 1-1.5 साल से हमने हर एक अध्यक्ष बना दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था और नितिन नवीन का नाम कभी नहीं लिया था। जैसे जब हुआ तो इसके बाद पार्लियामेंट सेशन था, मैं जा रहा था तो जो टॉप 2-3 नेता उनमें से किसी से पूछा कि अरे सर आपने चौंका दिया, सरप्राइज। बोले तुम लोग सोचे नहीं थे इसलिए सर तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हम लोग को पता था। तो वो मैंने एक तरह से हमें बता दिया कि तुम्हें कुछ पता नहीं होता। अमित, इसमें कितनी सच्चाई है कि वो जब नितिन नवीन के नाम की घोषणा हुई, लोग पटना में गए और लोग पूछ रहे थे यार ये कौन है, किसको माला पहनाया है? लोग माला लेके गए थे, बुके लेकर गए थे क्या? बिहार में तो सब जानते थे कि ऐसा नहीं है। पटना में, बिहार में नितिन नवीन की एक अपनी पहचान हो गई थी। ठीक है, हम लोग उस लेवल पे, क्योंकि अध्यक्ष की जब बात होती तो हम लोग धर्मेंद्र जी, भूपेन्द्र जी और हम लोग उस लेवल पे सोच रहे थे। तो हम लोग के लिए ज्यादा सरप्राइजिंग था कि हम लोग उस सेकंड नेक्स्ट जनरेशन की बात ही नहीं की। आप जनरेशन अगर देखिए तो जनसंघ के जमाने से जनरेशन चेंज होता रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी 50 साल में बन गए थे, बाद में वाजपेयी जी भी जब बने थे जनसंघ में 44 साल के थे, 46 साल में अडवाणी बने। लेकिन बीजेपी में सबसे यंग तो थे अमित शाह, जो 49 ईयर्स में थे। उससे पहले 52 के नितिन गडकरी थे। तो ये था कि चलिए हम लोग की सोच में नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ सोच में नहीं था। आप लोग नाम चला देते तो पता चलता, जिसका नाम चलता उसका पत्ता कट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू, ये लोग के नाम थे। रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है। उसमें नाम ऐसा नहीं है कि एकदम हार कटता है। ये बात भी अमित शाह ने, पर हम लोग से मुलाकात हुई थी, अमित शाह जी ऐसे ही बोले कि तुम लोग जब वेंकैया नायडू का अनाउंस करने जा रहे थे, वो तो अंदर आके घुस रहे थे, गेट पे हम लोग खड़े थे, बोले चिंता मत करो,
तुम लोग की जो चलाया हो तुम लोग को गलत नहीं करूंगा इसका। तो ये बोल के अंदर गए। सुमित, आपने तो इतना लंबा कांग्रेस कवर किया है, आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस में भी इस तरह से अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो और कोई असहमति का स्वर इस तरह से कहीं से ना आए? आपने नितिन नवीन के नाम की घोषणा के बाद देखा कहीं से बीजेपी में कोई आवाज नहीं उठी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस में मान लीजिए जैसे खड़गे भी बने तो शशि थरूर उनके साथ खड़े हो गए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए कई आवाज उठी कि खड़गे को क्यों बनाया गया? आप मैं आपसे पलट के पूछता हूँ कि क्या फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है, कि बाकायदा चुनाव हो या नाम निकल कर आ जाए? आपको क्या लगता है? फॉर्मेट भले ही अच्छा है, लड़ना मल्लिकार्जुन चाहिए खड़गे का लोकतंत्र नाम, में। क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से आया, उनका चुनाव जीतना तय था। शशि थरूर लड़े उनके सामने। शशि थरूर आज भी कांग्रेस पार्टी में भले नाराज चल रहे हैं, भले बताया जा रहा है कि वो केरल चुनाव के पहले बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरह की अटकलें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से चुनावी प्रक्रिया अगर होती है तो ज्यादा भरोसा होता है उस चीज पर कि चर्चा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खड़गे साहब बहुत बड़ा चुनाव जीत के लड़े, खड़गे साहब भी आशीर्वाद से ही बने हैं, बिल्कुल। और बगैर आशीर्वाद के वो चुनाव लड़ भी नहीं पाते। और पहले भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, फर्स्ट चॉइस अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत के पास फोन गया था, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी थी, उनको लगा कि वहां लड़ा के मुझे दिल्ली ले जाएंगे, मेरा ये भी चला जाएगा और वो भी बर्बाद हो जाएगा। 10 महीने के चक्कर में हाँ। उन्होंने आगे का भविष्य खराब कर दिया। बिल्कुल। अपनी क्योंकि अगर जमीन वो उस नहीं समय छोड़ना आते चाहते तो- हो राजस्थान मुझे वाले। लगता है उस समय अगर अशोक गहलोत आ जाते तो आज भाई हाँ, प्रेसिडेंट के हाँ, तौर पे बिल्कुल। होते और संगठन में भी उनकी मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की जो पकड़ है कार्यकर्ताओं में वो बेटर है। नो डाउट पकड़ है, प्लस वो उनका राजस्थान आज भी उनके साथ ही रहता है। और राजस्थान में कांग्रेस का हर नेता असमंजस में है कि सचिन के साथ खड़े हो कि गहलोत के साथ खड़े हो। गहलोत का सूरज क्या डूब चुका है या सचिन का उगने वाला भी कि नहीं उगने वाला है? तो सचिन को भी मिलने के लिए समय नहीं मिल पाता है, जो मैं सुन रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से अगर मिलना हो तो सचिन कहीं पायलट ऐसा के लिए तो ऐसा नहीं नहीं कि है। सचिन पायलट को रोके इसलिए खुद भी आगे मत बढ़ो, सचिन पायलट को रोकना है हो इसलिए खुद भी सकता है, आगे मत बिल्कुल हो सकता बढ़ो है, हो सकता है। कि कहीं राजस्थान छोड़ दिया, दिल्ली में रहना पड़ेगा तो हाँ, हाँ। हमारी रेतीली जमीन जो है कहीं वो न छिन जाए। हाँ, सही बात है, वो तो- रेत न बिखर जाए। अमित, ये एक किस्सा जब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, 2010 में आप थे पटना में, वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी और उसमें एक अखबार में जो विज्ञापन छपा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और हाँ, वो रात किस्सा में क्या था वो डिनर बताइए। खराब हो गया था। आपका भी आपने भी डिनर नहीं वो किया। तो नीतीश कुमार को डिनर देना था बीजेपी के तमाम लोगों के लिए, और वो 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान था। शायद सुमित जी वो था आप भी जगह वहीं था थे तब? जहाँ पर हुआ था ये एनडीए की मीटिंग, नहीं जो लुधियाना रैली में। थी, लुधियाना की रैली थी। लुधियाना में हाँ, एनडीए की जब रैली मोदी, थी। हाँ एनडीए की रैली थी और मोदी सबसे लास्ट में जिसको आते थे सबसे लास्ट में आए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए। नीतीश कुमार का हाथ उठा दिया और वो फोटो थी, वो वहां पर छप गई अखबारों में, वो पेज में छप गई वो फोटो। संजीव चौरसिया ने छपवाया और नाम उनका जाया था, लेकिन उसके पीछे असली व्यक्ति जो थे वो नितिन नवीन थे। नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने मिलकर वो फोटो छपवाई, जिसके बाद नाराज होकर नीतीश कुमार ने वो छाट दिया। तो आप नरेंद्र मोदी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो नाम आया है इसके पीछे नरेंद्र मोदी, और ये सच बात भी है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से जब भी कोई मिल रहे थे या बड़े नेता तो अध्यक्ष की बात वो सबसे पूछते थे कि आपको क्या लगता है कौन बनेगा अध्यक्ष, तो कोई किसी का नाम। बट पीएम ने कभी अपनी राय नहीं दी, क्योंकि कई ऐसे नेता जिनसे पूछा गया तो उन्होंने सब ये कहा कि हाँ अच्छा आप बताइए, जैसे सुमित जी आप बताइए क्या लगता है आपको, आप 4-5 आप पूछे, लेकिन मैंने कोई बताया नहीं। पीएम साहब ने कभी नहीं बताया। जो जानकारी मिली कि पीएम साहब ने 2 दिन पहले ये नाम गिराया बड़े नेताओं के बीच, कितना भी नहीं थी। तो ये क्या हिंदी भाषी हो, ये कोई खास जोर था क्या इस पे कि जो नया अध्यक्ष बने वो हिंदी बोलने वाला जरूर हो? मैंने कहीं सुना, मतलब नहीं देखिए, ऐसा कुछ था क्या, युवा हो हिंदी युवा बोलना, तो है, ये तो तय युवा था कि बोलना, हिंदी जब बोलना हम आती विकसित हो। भारत की बात कर रहे हैं, वो जब हम लोग एक दिन अमित शाह जी के साथ ये बात कर रहे थे, तमाम जर्नलिस्ट थे वहाँ पे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भविष्य में लीडरशिप की बात प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि देश में 1 लाख युवाओं को जोड़ना है, तो इसके लिए एक युवा चेहरा चाहिए, और जनरेशन चेंज आज नहीं, अगला नहीं तो इसके अगला आपको देना पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं? तो वो बड़े फोकस वे में है। और देखिए अब धीरे धीरे हर्ष सिंह भी उसको आप बढ़ा रहे हैं। आप वहाँ पर छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम है, उनको विजय वो है, उनको आप बढ़ा रहे हैं, वो भी 50 के आसपास हैं। तो ये नए जनरेशन का जो लोग है उसको आप बढ़ा रहे हैं। ये जो सॉरी मैं एक सवाल अमित से लेना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को हमसे बेहतर समझते हैं, तो ये जितनी भी यंग लीडरशिप जिसकी भी आपने नाम लिए 3-4-5 नाम, ये सब प्रधानमंत्री जी की चॉइस है या गृह मंत्री जी की चॉइस है? नहीं देखिए, टीम किसकी बन रही है ये सही सवाल पूछा है, क्योंकि बीजेपी सही सवाल की पूछा है। है। बीजेपी बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं पूरा, नहीं पहल टीम सबकी बीजेपी की है, पकड़ लेकिन रखते कहीं ना कहीं उसमें पसंद जो है गृह मंत्री अमित शाह की, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि वो अमित शाह की पसंद होती है। हाँ, ये सही है कि जो देश में जो बड़े पद हैं, जैसे अगर राष्ट्रपति का चयन हो, बीजेपी अध्यक्ष का चयन हो, तो उसमें प्रधानमंत्री है। लेकिन आमतौर पर प्रधानमंत्री का एक ये खासियत है कि वो जो टीम का खाका बन रहा है, कि स्टेट में जो अगर कोई अध्यक्ष बन रहा है तो निश्चित तौर पर उसको वो पसंद अमित शाह की पसंद। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की उम्र में भी 10-12 साल का फर्क है। गृह मंत्री छोटे हैं, तो गृह मंत्री अपनी टीम तैयार करते जा रहे हैं। कल अगर प्लेइंग 11 उतारनी हो मेरे पास, तो मेरे पास अपनी टीम हो। ये तो बात है, क्योंकि आज अगर कहा जाए तो मोदी जी की और अमित शाह की टीम है ये, इसके बाद किसी की नहीं। मोदी जी के तो ऑलरेडी 75 प्लस नाउ, तो उनके बारे में तो कई चीजें कही। ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप देखिए तो नड्डा जी के साथ उस दिन भी हमने देखा, उस दिन भी जिस दिन नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे हैं पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष होने के बाद, तो बीजेपी मुख्यालय में 20 मिनट तक अमित शाह गेट पे खड़े रहे पूरी टीम को लेके, और नड्डा साहब नहीं थे। अमित शाह नड्डा साहब कमरे में थे अपने। बाद में भाई कार्यकर्ता के पास बड़ा मैसेज किया, वो विजुअल अपने आप में उस दिन की सबसे अच्छी विजुअल थी। ये जब बड़े नेता वहां खड़े थे तो एक मैसेज गया कि नया युवा को हम दे रहे हैं, बट युवा के साथ वो दूसरा जो इससे पुरानी पीढ़ी है उनके कंधे पे हाथ रख के खड़ी है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज और क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि पूरा संगठन उनके साथ है। और अमित शाह का खड़ा होना, आपको याद होगा 2004 में जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बना दिया, उसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में प्रणब मुखर्जी, नटवर सिंह, चिदम्बरम, शरद पवार, ये सब बड़े बड़े लोग थे। और ये लोग, उनके लिए मनमोहन सिंह को एक्सेप्ट कर पाना आसान काम नहीं था उस दौर में। मुझे अच्छे से याद है शुरू के दौर में जब सोनिया गांधी के घर में जब बैठकें होती थी और प्राइम मिनिस्टर को उसमें आना होता, तो सोनिया गांधी बकायदा बाहर खड़ी होती थी, उनको लेके जाती थी। तो ये आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है कि भाई आज से अथॉरिटी आपके पास है, मैं नहीं हूँ। तो वही काम बीजेपी लीडरशिप कर रही थी, वही काम। लेकिन ये जनरेशनल चेंज की जो बात कर रहे हैं, बीजेपी में तो दिख रहा है युवा आ रहे हैं, कम उम्र के लोग बन रहे हैं। ये कांग्रेस को क्या दिक्कत है? डीके शिव कुमार को नहीं दे रहे आप, सिद्धारमैया पर मतलब 2.5 साल का पता नहीं कौन सी डील हुई है अंदर खाने, ये हमें नहीं पता। लेकिन यूथ को देने में कांग्रेस को घबराहट क्यों होती है? सचिन पायलट को नहीं दिया आपने, सिंधिया को नहीं दिया, इतने यूथ आपने देखा कि युवा नेता, प्रभावशाली नेता बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस में क्या दिक्कत है? बीजेपी इतने आसानी से कर लेती है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, आप क्या दे सकती है बताइए? आपके पास मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब चले गए जितिन प्रसाद, आप यू कैन नेम इट, प्रियंका चतुर्वेदी, कितने नाम थे, क्यों चले गए? क्या देते इनको आप बताइए? आपके पास ना सांसद बचे, ना विधायक बचे। जिनको लड़ाया सब अपने चुनाव हारते भी तो गए। उन्होंने क्या दिया पार्टी? उन्होंने पार्टी को अपनी सीट भी दी कि नहीं दी? तो लड़के पूछिए ना। ऐसे में क्या चाहिए? जो लोग जीत के आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम इतने सालों से जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर के बाहर में चुनौती देता हूँ, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी की सीटें छोड़ दे, वो इंदौर भोपाल से चुनाव लड़के सीट भी हारी है, इंदौर भोपाल से चुनाव लड़के दिखा दे। मध्य प्रदेश में मैं ये कहीं नहीं रहा हूँ कि दिल्ली आ जाए, मुंबई चले जाए। सेम चीज गोज विद जितिन प्रसाद, सेम चीज गोज विद मिलिंद देवड़ा। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं बचाया, आपने अपनी पार्टी को अपने ही इलाके में नहीं बचा पाए, तो आप किस मुंह से क्या मांगेंगे? आप तो सारा का सारा दारोमदार जो विलेन है वो राहुल गांधी बन जाता है। तो इसलिए उनको जाने दिया कि जाओ, क्या करें? अगर किसी कोई करियर पॉलिटिक्स में, बार बार कहता हूँ इस बात को, कि अगर कोई करियर पॉलिटिशियन है कि मैं कुछ पाने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे इस कंपनी का अध्यक्ष बनना है, तो मैं क्या करूँ? मैं जाऊंगा ही, मैं यहाँ नहीं बनूंगा, वहां जाके बनूंगा। आपका कहना है कि उनमें सिर्फ विचारधारा नहीं है, पद की विचारधारा नहीं है, बिल्कुल। और कुछ कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि भी हम आगे बात करेंगे फुर्सत में कांग्रेस पार्टी पे, जो सिर्फ इसलिए उन्होंने पार्टियां बदल ली कि उनको अपने सरकारी बंगले नहीं छोड़ने थे दिल्ली के। हाँ, ये बात सही है। और ये दिल्ली के सरकारी बंगलों को नहीं छोड़ना था, जो पिछले 30 साल से उस घर में कभी उनके पिताजी रहते थे, फिर उनकी माता जी ने रहा, फिर वो रहे। उन लोगों ने चक्कर में पार्टियां बदल ली, ये भी सच्चाई है। वैसे भी मुझे लगता है राहुल गांधी के रहते हैं और युवा नेता की जरूरत भी नहीं है। सबसे युवा नेता तो अब युवा क्या, वो खुद बुजुर्ग हो गए, 50 साल में भी युवा हो सकते हैं। पूरी कांग्रेस एक ही युवा के पीछे भाग रही है। आसपास राहुल गांधी हो गए, 55 हो गए। कांग्रेस इसलिए अभी भी युवा नेता के तौर पे उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रही है। अब तो दूसरी कहानी आ गई है, अब तो प्रियंका गांधी के तौर पर बैटिंग हो रही है। प्रियंका गांधी वाला बहुत दिन बाद फिर से एक आदमी एलओपी और एक आदमी पार्टी अध्यक्ष, कई सारे इवेंट्स में दिखने बंद हो गए। इस चीज की भी पूरी तैयारी चल रही है। अब आप देखिए, ये बात तो सही बात है, रिजीम चेंज नितिन नवीन के सामने। हाँ, मुझे लगता है कि उसमें आपको चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस पार्टी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जो कि हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है, उसमें अगर अध्यक्ष आपका मल्लिकार्जुन खड़गे टाइप में होंगे, मतलब उनके उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक एज हो गया है, आप उस तरह से दौड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। वो आखिरी दिन संसद की वो जो चाय हुई, उस चाय पे प्रियंका गांधी का जाना विद ऑल द अपोजिशन, राहुल गांधी का देश से बाहर होना, पर मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहाँ थे ना, वो भी नहीं।
तो सोनिया गांधी दिल्ली में थी, वो प्रियंका भी को आगे नहीं किया की। प्रियंका को आगे किया जा रहा है सोची समझी रणनीति के। और नितिन नवीन के सामने एक जगह 45-46 साल का आदमी जो कि इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष ऑफिशियली जनवरी के महीने में बन जाएंगे, उनके सामने आप इनके 55 साल के राहुल गांधी को रखेंगे तो आप पहले ही एक लड़ाई में एक कदम पीछे हो गए। प्रियंका के नाम पर ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है आज भी कांग्रेस पार्टी में। तो ये कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अंदर मंथन का दौर मुझे ऐसा लगता है कि शुरू कर दिया। नहीं, मुझे लगता है सर उसमें एक और चीज भी है ना कि भाई आपने टेस्ट कर लिया राहुल गांधी, वैसा नहीं है। हाँ, और मुझे लगता है भाई पार्टी कितने दिन मौका दो कि भाई किसी भी चीज में, भाई ये पार्टी कोई चैरिटी के लिए तो नहीं है ना बॉस, अल्टीमेटली आपको आना है, सत्ता में पावर आने के लिए आने के लिए राजनीतिक क्या पार्टियों- करोगे। राहुल गांधी टेस्ट ले चुके 3 बार हो गया। उनके बिहेवियर आप देखिए, मैं उस पर नहीं बोलता हूँ, सब कुछ हो चुका है, तो ऐसे में आपको नया किसी को लाना पड़ेगा ना। आप नहीं लाओगे तो फिर तो इसका मतलब सही आप मान बात चुके हैं कि है, आप नया चेहरा नहीं लाएंगे। हाँ, तो फिर तो आप सरेंडर कर चुके हैं इसका मतलब। अमित, मैं लौट कर नितिन नवीन बताती हूँ। ऐसा कौन सा फैक्टर है नितिन नवीन के लिए जो वो पिक किए गए, जो वो चुने गए, और ऐसी ऐसी कौन सी घटना हो, आपको कोई याद हो, आपकी कभी बीजेपी नेताओं से कोई बातचीत चल रही हो, मतलब कौन बनेगा अध्यक्ष के इस कयास के दौर में, ऐसी कौन सी बात हुई नितिन नवीन के फेवर में जो वो इतने बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे यही हैं? चीज हमने जब एक नेता से पूछा था पार्लियामेंट में, सुमित जी, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बोले तुम्हारे ऑफिस में सबसे अच्छा काम कौन करता है, ये मैं बताऊंगा या तुम बताओगे? हम बोले मैं बताऊंगा। तो बोले पार्टी में काम क्या करते मैं देखता हूँ ना, तुम थोड़ी देखते हो। सही बात तो है। बेसिकली काम अगर आप देखिए तो संगठन उन्होंने काम करके दिखाया। भाई ये भी सही बात है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई वो अनुराग ठाकुर के साथ और पूनम महाजन के साथ युवा मोर्चा में थे, तो भाई वो भी तो युवा ही हैं उन लोग भी, लेकिन इन्होंने डिलीवरी भी की। और कहीं देखिए पार्टी जब प्रेसिडेंट किसी को बनाता है ना तो सिर्फ काम करने के तरीके नहीं देखता है, उसके कास्ट वास्ट से ऊपर उठता है वो। देखिए अरे बहुत अध्यक्ष बड़ा होता है वो पद है। पद से कास्ट से ऊपर है। उसके 2-3 चीजें, भाई संघ से आपके क्या रिलेशन होंगे, लोगों से क्या रिलेशन होगा, आपका मैसेजिंग युवाओं के साथ क्या है। आज जो जेनजी की बात हो रही है, भाई आप युवा हैं, युवा मोर्चा के भीतर में लोगों में बहुत जोश है कि भाई उससे चिपकाने वाला, दरी बिछाने वाला व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकता है। ये तो बीजेपी में ये तो बात ये एक तो चीज है। दूसरी हाँ। बात, जिस दिन चुनाव अभी चल रहा था, बाकी पूर्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उसी दौरान बिहार में उनके पास क्या जिम्मेदारी थी पता है आपको? उनके पास थी तो ये जो जीविका दीदी और ये जो 10,000 जिसको मिले थे, बीजेपी का आप मैनेजमेंट देखिए कि उनको पूरा एक एक करके सबको वो कनेक्ट किया था। उनको शपथ दिलाई जा रही थी कि वोट करना है बीजेपी को, और मोदी जी को, बीजेपी नहीं, मोदी जी को वोट करना है, और आपको हर ब्लॉक में 10 लोग को लाना है। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? नितिन नवीन के पास। तो नितिन नवीन अपना चुनाव लड़ने के साथ साथ रोज रात को 2 से 3 घंटे 4 घंटे ब्लॉक लेवल की चीजों को और ये मॉनिटर जीविका करते दीदी थे। बहुत बड़ा फैक्टर बना मैं इस बता रहा बिहार हूँ, चुनाव हाँ, में। तो ऐसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में, भाई वहां पे क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में काम किया हूँ, साल भर वहां रहा हूँ, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जाकर बोलते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि सबको भैया बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं चला कि भैया भैया बोलते बोलते पूरे बीजेपी के भैया कब बन गए। वो मतलब नजदीकी रिश्ता जोड़ लेते हैं सबके साथ। एकदम छोटे हैं तो भैया, थोड़ा बड़ा आ जाएंगे तो चाचा। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है। जरूर सवाल पूछने के लिए मंच दिया है वंस अ रैंकर ऑलवेज अ रैंकर। ये बताइए बीजेपी की जो बिहार की जो लीडरशिप है उनके बीच में क्या रिएक्शन? हाउ सम्राट चौधरी इज टेकिंग दिस? तारकेश्वर बाबू कैसे ले रहे हैं? तारकेश्वर बाबू हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, और मुझे लगता है ब्लड सर्कुलेशन अभी ठंडा हो गई, अब धीरे धीरे गर्म हो रही है। कल जो कॉन्वॉय निकला उनका पटना की सड़कों पे, जबरदस्त था। और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से आगे आने की प्रयास किया और बगल में खड़े हुए आके, और भाई मैं बता रहा हूँ एक बड़ी छोटी, आप सोचिए बिहार तो सही बात, सबसे ज्यादा असर तो बिहार में है। और उस पूरे बिहार चुनाव के दौरान एक सीनियर नेता दिल्ली का, उसने आके नितिन को कहा, नितिन नवीन को, कि भाई आपका टिकट कट सकता है। अच्छा, हाँ, ये भी चर्चा हुई कि चुनाव से पहले, हाँ, कि चेंज करते हैं, महासचिव पद पे हैं, तो वो बड़े हाथ पर नहीं होता है कि अरे ठीक है ऐसा कैसे होगा, भाई चुनाव लड़ना है। और फिर बाद में फूल देने वालों में सबसे आगे भाग रहे थे, फूल देना है भाई, नंबर कट ना जाए। तो इस तरह की चीजें हुई वहां पर। तो सब लोग, भाई इनका जैसा स्वभाव है ना, बहुत मतलब हम्बल है। दिनकर चौक से शुरू होता पीएम का रोड शो, मैं वहां था तो भीड़ में आके भैया कैसे हैं करके उसका स्वभाव है, बहुत अच्छा था। लेकिन पार्टी में बिहार बीजेपी की तो नेताओं की तो आप क्या कह सकते हैं, चेहरा देखो, एक्सरे करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। एक झटके में नितिन नवीन बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, वो कतार में सबसे आगे आप उनको बिहार में प्रदेश के। और इनफैक्ट सम्राट चौधरी इस चुनाव तक, बिहार चुनाव तक
बीजेपी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता के तौर पर उभरे थे। जिस तरीके से अमित शाह की बैकिंग थी, उनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा कैंपेन खोला, तब भी उनको टिकट मिला, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी के करियर का ये सबसे डू और डाई वाला चुनाव है। और जिस तरह से होम मिनिस्ट्री और जब वो चुनाव जीते और इतना बड़ा चुनाव जीते, उनको डिप्टी सीएम दोबारा बनाया गया, ऑल दोस थिंग्स, तो लग रहा था कि सम्राट चौधरी या बीजेपी का भविष्य है बिहार में। पर नितिन नवीन के आने के बाद अब सम्राट चौधरी खा है। बस वही जो धक्का है उसमें आप जो बोले ना कि आगे आने की कोशिश, अब आने के आगे हर वो नेता कोशिश ये है कि किसी तरह से, क्योंकि अब संगठन बनना है, कई लोगों को लगे कि संगठन में जगह मिल जाए। अब वो कम से कम कुछ नहीं तो वो जो पुरानी बातें भूल जाए, अब कम से कम बिहेव तो ठीक रखें कि कम से कम सब लगे कि नहीं मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अब जब कोर्स करेक्शन पे सब लगे। अब जब नितिन नवीन पटना पहुंचा करेंगे तो सम्राट चौधरी गुलदस्ता से खड़ा रहना पड़ेगा, अदरवाइज कुड़ा भी उल्टा नहीं पड़ेगा। रविवार को ये घोषणा हुई थी जब शांति होती है, पटना की सड़कें भी आराम, मतलब आमतौर पर ट्रैफिक नहीं था, सब कुछ, ठंड भी बढ़ गई है, लोग घरों में थे, और जोर का झटका धीरे से सबको लगा। धीरे से नहीं भाई, ऐसा उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे लगता है कई लोगों के रात की नींद खराब हो गई होगी, और ठीक है भाई, पार्टी है, संगठन है, होता है, लेकिन इसकी उम्मीद तो किसी ने नहीं रखी थी। मुझे लगता है बिहार के तो नेता ने कतई नहीं, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि आप हमेशा मैसेजिंग करते हैं, तो चुनाव खत्म हो चुका है तो बिहार से मैसेज किया, कायस 1% वोटर, तो आप कहीं फिट नहीं बैठते हैं, तो इस झटके कोई नाम ही नहीं है। इसका बंगाल से कोई कनेक्शन है? देखिए वहाँ भद्रलोक जो है ना, जो है कॉन्सेप्ट, उसमें शिक्षित कहा जाता है कि 60-70 सीटें ऐसे हैं जो शिक्षित वर्ग है, जो कि वोट करना नहीं चाहता या देता नहीं है। बीजेपी टारगेट उसी को कर रही है, उसमें बड़ा तबका जो लाला कम्युनिटी, कायस कम्युनिटी है, वो बीजेपी के साथ रहती है अमूमन। अपर कास्ट कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ठाकुर, कायस, ब्राह्मण जो बंगाल का जो बोलते हैं ना भद्रलोक, वो उन लोग का कहा जाता है कि लोग वोट देने निकलते नहीं, मतलब वो उसको बाहर निकालना है, और ये करीब 60 सीट के आसपास है। अगर वो वोट दे दिए तो खेल बदल जाएगा। बहुत बड़ा वो चीज है। और एक और चीज, अभी सब लोग गए थे ना, पूछ रहे थे नितिन नवीन के बारे में, तो कुछ बूथ अध्यक्ष गए थे मिलने, तो मिल के जब बाहर आए तो पागल थे, वो खुश हो गए। क्यों? बोला इनको पता है संगठन की ताकत। जब वो माला पहनाने गए तो नितिन नवीन ने बोला कि माला पहनाया कि बूथ वाले अध्यक्ष आप अगर अच्छा रहेंगे तभी मैं अध्यक्ष रहूंगा ना। तो ये जो कनेक्ट है ना, क्योंकि आप खुद कार्यकर्ता है, खुद वो काम करके, तो उन्होंने जिसने जमीन पे काम किया उसको पता होता है। तो अगर आप उसको करेंगे तो आप देखिएगा, मुझे लगता है आप 6 महीने के बाद आप देखिएगा नितिन नवीन की जो जितने लोग बोल रहे हैं ना कि क्यों इससे अच्छे लोग हैं, वो रियलाइज करेंगे कि इनके काम करने की जो शैली है, तरीका है ना, मतलब अमित शाह जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में पॉपुलर हो रहे थे, ये भी आपको पॉपुलर दिया। क्या एक सवाल और वो ये कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि बिहार का व्यक्ति, जब आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है तो बिहार का कोई अध्यक्ष बनेगा, ये मतलब अमूमन ना के बराबर कोई सोच ही नहीं सकता था, और उतना बड़ा नेता कोई दिखता भी नहीं था। चुनाव तमिलनाडु में है, बीजेपी को साउथ में इनरोड्स बनाना, बड़ी चर्चा थी कि दक्षिण भारत से कोई अध्यक्ष बनेगा, दक्षिण भारत से जोशी का नाम भी आ रहा था। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने मान लिया कि दक्षिण भारत में हमारे अभी ये टाइम नहीं आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, अध्यक्ष वाले को लेकर जो बड़े नेताओं से बात होती है तो बोलते हैं कि उस समय हम लोग ना वो नहीं देखते हैं, एक लोकेशन वाइज मैसेज देने के लिए तो आप वाइस प्रेसिडेंट बना चुके हैं दक्षिण भारत से, तो वो काफी है। पर वाइस प्रेसिडेंट कैंपेन नहीं करेगा ना, कैंपेन नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति से ना भाई अल्टीमेटली बीजेपी सत्ता में रहेगी तो नॉर्थ से ही रहेगी, ये तो समझना पड़ेगा। हिंदी भाषी रहेगा, ये तो हम हिंदी भाषी, हिंदी बेल्ट वाले और दक्षिण भारत से जो तमाम जितने भी कुछ कर लीजिए उनको आप ऊपर तक ले आ सकते हैं, लेकिन वो नंबर 2 पे ही रह सकते हैं। नंबर 1 इस पार्टी में पोजीशन बनने में मुझे लगता है अभी फिलहाल जो है, क्योंकि इनफैक्ट केरल में भी आप बहुत ज्यादा मतलब तुरंत मिरेकल नहीं देख सकते, स्लोली ही आप, अभी एक सीट आई है आपके पास, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा होगा, पार्टी भले बोले, लेकिन तमिलनाडु ऐसा कुछ हो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होगा। बट कार्यकर्ताओं में, नॉर्थ वालों में जमीन से जुड़े आदमी हैं, कहीं आपको देखिएगा जमीन में बैठ के खाना खाते हुए दिखेंगे, तो वो कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा मोबिलाइज करने में, उनको ऊर्जावान करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। सुमित, एक आखिरी सवाल आपसे है, अब आपको लग रहा है कि बीजेपी में आपको और नई युवा टीम मिलेगी? बिल्कुल, नई फ्रेश और यंग टीम। बिल्कुल, नो डाउट। अब नितिन नवीन की जो टीम बनेगी आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, तो वो बहुत ही नई टीम होगी, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले फैसले होंगे, और कुछ लोग पुराने रहेंगे। आश्चर्यचकित करना तो बीजेपी की आदत हो गई है, सरप्राइज पर सरप्राइज। पुराने चेहरे, ये बीजेपी कैसे चलती है, कुछ पुराने चेहरे रहेंगे उसके अंदर, नो डाउट। ऐसा नहीं कि सबको पूरी तरह बाहर कर देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं जो 65-70 प्लस हो गए हैं, उनको मान लेना चाहिए कि अब उनका पास सत्ता को सौंपने का वक्त आ गया अगली। मुझे एक और चीज होगा मंत्रिमंडल में, ये जो मंत्रिमंडल है ये 2021 का, 2021 में जो मंत्रिमंडल में चेंजेस हुए थे, लगभग कैरी फॉरवर्ड सब लोग 24 के चुनाव के बाद हुए, तो मुझे लगता है कि इस बार जो बदलाव आएगा उसमें बड़े
लेवल मंत्री कब मंत्रिमंडल छठे। बदलाव की अब वो खबरें फिर आपको ये क्या तो- मिली अंदर से, ये बता दीजिए। फिर शायद लिस्ट अचानक खबर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव के बाद ही हो सकता है, संभावना है। अमित और सुमित की ये जोड़ी बता रही है कि अब बीजेपी में आप नई और युवा टीम को देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में, और आपको भी देखते रहना है टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम हर हफ्ते अमित और सुमित की इस जोड़ी को जरूर लेकर आएंगे आपके बीच में, और हमारा रिपोर्टर्स अनकट आप देखते रहिएगा। आज का पहला एपिसोड, ये नया एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम दोनों को खींच करके फिर आपके पास लेकर आ सके। तब तक के लिए बने रहिए आप टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।